नमस्कार। नमस्कार। आ, देश में बहुत सारी जब चीजें चल रही हों और ऐसे मौके पर किसी एक ऐसे विषय पे बात करना जिसको लेकर के एक फिर से ये चर्चा चल रही हो कि क्यों ना डीजल पेट्रोल के दामों के बढ़ते दामों के बीच में जीएसटी के अंतर्गत इन चीजों को लाया जाए। और ये भी एक इत्तेफाक है कि जीएसटी जब से देश में आया है तब से एक सज्जन ऐसे हैं जो इसके शुरुआत से जुड़े रहे और इसकी गंभीरता को हमेशा से समझते रहे, जीएसटी की काउंसिल की बैठकों में अध्यक्षता करते रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुशील मोदी की। और जो सुशील मोदी जी बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं और बतौर वित्त मंत्री आपकी इसमें भागीदारी काफी बड़ी रही है और आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं। तो सुशील जी का अभी हाल ही के दिनों में उनका लिखन पढ़न का क्योंकि उनका शौक रहा है और उन्होंने लिखा था कि जीएसटी के तहत लाने और ना लाने के कारण और दुष्परिणाम क्या होंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं सुशील जी। बहुत बहुत आभार आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए। जी, आपने ये कहा, क्योंकि मैं आपको जितना जानता हूं और आपकी अध्ययता का मैं काफी प्रशंसक रहा हूं, जो आप पढ़ते लिखते रहते हैं जिस तरह से, तो आपने ये कहा कि इस समय जो मांग उठ रही है कि पेट्रोल, डीजल या जितने भी ईंधन की चीजें हैं जो अभी जीएसटी के तहत नहीं है, और अगर इसको जीएसटी के तहत लाने से क्या फायदा नुकसान होगा। पहले तो आप हमें यही समझाइए कि अगर इनको, क्योंकि कई राज्य ये मांग कर रहे हैं कि इसको जीएसटी के तहत लाया जाए, तो क्या नुकसान और फायदा होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि किसी भी राज्य ने आज तक ये मांग नहीं की है कि इसको जीएसटी के तहत लाया जाए, क्योंकि राज्यों को ये मालूम है कि जीएसटी में लाया जाना फिलहाल संभव नहीं है। ये जो कुछ अर्थशास्त्री हैं, कुछ राजनेता हैं जो जीएसटी को पूरे तौर पर नहीं समझ पा रहे, वही लोग रह रहकर इस प्रकार की मांग करते रहते हैं। अधिक इसका मुख्य कारण ये है कि जीएसटी की जो अधिकतम जो टैक्स रेट है वो है 28%। यानी अगर कल पेट्रोल डीजल अगर जीएसटी में आ गया, उस पर 28% टैक्स लगेगा। और आज की स्थिति यह है कि डीजल और पेट्रोल पर लगभग 134% टैक्स है, स्टेट और दोनों का मिलाकर। जो उसका पेट्रोल और डीजल का जो बेस प्राइस है, तो उस बेस प्राइस पर तो 134% टैक्स अभी लग रहा है। तो कहाँ 28%, कहाँ 134%। और लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए राजस्व के रूप में केंद्र राज्यों को पेट्रोल और डीजल पर प्राप्त होता है टैक्स के द्वारा, जो अलग अलग प्रकार के टैक्स और सेस उनसे मिलाकर। तो 5.5 लाख करोड़ अगर 28% लगा तो उनको मात्र 12 या 13 रुपया टैक्स के रूप में प्राप्त होगा। अगर जो बेस प्राइस पर 14% 28 जोड़ेंगे, 14 राज्य का 14 सेंटर का, तो लगभग 4 लाख करोड़ रुपया पेट्रोल डीजल दोनों को मिला लें तो 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के राजस्व की क्षति होगी। तो क्या राज्य और केंद्र आज जब राजस्व संग्रह में भारी कमी आ रही है कोरोना और पेंडेमिक के कारण, तो क्या वैसी स्थिति में कोई राज्य और केंद्र 4 लाख करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार है क्या? कहां से उसकी पूर्ति होगी? तो इसीलिए ये संभव नहीं है। और अगर आप 28% लाते तो 4 लाख करोड़ का नुकसान है। देखिए, दुनिया के बहुत सारे देशों में यह पद्धति है कि जो हाईएस्ट स्लैब है, जैसे 28% जीएसटी में हाईएस्ट स्लैब है, तो ओवर एंड अबव जीएसटी इन 28 के ऊपर उनको टैक्स लगाने राजस्व उनको पहले प्राप्त हो रहा था, उतना राजस्व उनको आज भी प्राप्त होता रहे। तो अगर 28 के ऊपर ओवर एंड अबव अगर राज्यों को अधिकार मिल गया लगाने का, तो कंज्यूमर को तो कोई फायदा नहीं होगा। इसमें केवल थोड़ा फायदा हो सकता है जो ऑयल कंपनियां हैं, वो जो प्लांट में, मशीनरी के अंदर, अन्य चीजों पर जो इन्वेस्ट करती है, खर्च करती हैं, उन पर उनको जो टैक्स देना पड़ता है, वो टैक्स
जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उनको देना पड़ता है उसका एडजस्टमेंट वो नहीं कर पाते हैं। उसके कारण थोड़ा बहुत कुछ कंज्यूमर को भी लाभ मिल जाए, लेकिन कंज्यूमर को कोई लाभ मिलने की इसमें कोई दूर दूर तक संभावना नहीं है। इसलिए मैंने राज्यसभा में अपने भाषण में फाइनेंस बिल के दौरान इस बात का उल्लेख किया था कि अगले 8-10 वर्षों तक तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता है कि कहीं दूर दूर तक पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाया जाना संभव होगा। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जब कांग्रेस के जमाने में जब संविधान संशोधन बिल पेश किया गया था संसद के अंदर, तो उसमें जीएसटी को, पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर रखा गया था। लेकिन जब अरुण जेटली ने जब पेश किया संविधान संशोधन विधेयक, तो उसमें पेट्रोल और डीजल पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी में शामिल रखा गया है, लेकिन उसमें यह लिखा गया है कि जीएसटी काउंसिल तय करेगी कि किस डेट से इसको लागू किया जाए। तो आज भी पेट्रोल डीजल जीएसटी का हिस्सा है, लेकिन कब लागू करेंगे यह निर्णय जीएसटी काउंसिल को करना। और ये क्यों किया गया प्रावधान? मान लीजिए कि 10 साल के बाद राज्य और केंद्र को लगता है कि हमको पेट्रोल डीजल को जीएसटी लगाना चाहिए, तो फिर संविधान संशोधन करना पड़ता। तो अरुण जेटली जी ने बुद्धिमानी का काम किया कि एक ही बार बिल में जो संविधान संशोधन हो रहा था उसमें प्रावधान कर दिया, लेकिन एक लाइन उसमें लिख दिया गया कि जब केंद्र राज्य यानी जीएसटी काउंसिल जब निर्णय करेगा उस डेट से उसको लागू किया जाएगा। तो जब निर्णय करेंगे तो लागू होगा, कब निर्णय करेंगे? और आज तो देखिए माहौल ही नहीं है, जब केंद्र राज्य दोनों को जीएसटी में भारी क्षति हो रही है और इस कोरोना काल के अंदर यद्यपि पिछले 6 महीनों के अंदर 1 लाख करोड़ रुपया प्रति माह जीएसटी का कर संग्रह हुआ है, लेकिन फिर भी लगभग 14% का शॉर्टफॉल है 20 और 21 में। तो अभी जब इतना बड़ा शॉर्टफॉल है तो अभी तो इसके बारे में सोचना भी जो है उचित नहीं होगा। 5-10 साल के बाद जब स्थितियां बहुत बेहतर हो तभी जाकर किसी स्टेज पर इसका विचार हो सकता है। मैं इस पे बाद में आऊं कि पेट्रोल और डीजल के दाम कैसे कम हो सकते हैं, इससे पहले ये समझना भी जरूरी होगा, क्योंकि जब हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं तो ये जैसे कि अभी आपने उल्लेख किया कि जीएसटी का कलेक्शन इस महीने 1,05,000 करोड़, फिर उसके बाद 1,10,000, 1,12 तक जा चुका है मेरे ख्याल से, या उससे और कम ज्यादा जो भी रहा हो। तो लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि शॉर्टफॉल है, तो ये कैसे शॉर्टफॉल माना जा रहा है, जबकि पहले 1 लाख करोड़ का जब अभी होता था साल भर पहले तक, तो ये बाकायदा रिकॉर्ड कलेक्शन और बाकी चीजें कही जाती थी। व्यापारियों को या व्यापारी या बाकी और लोग जो है, ये जो 1 लाख करोड़ का जो कलेक्शन हो रहा है ये तो पिछले 5 महीने से केवल हो रहा है ना, यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना तो पूरा वाइप आउट हो गया, माइनस में जा रहे थे। तो यानी पूरे साल भर में केवल 5 महीना ऐसा था, अभी जो मार्च से पिछला 5 महीना अगर जोड़ेंगे आप, जब 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। लेकिन साल भर का जो कलेक्शन है वो पिछले साल की तुलना में 11% या 12% की अभी भी कमी है। और दूसरी बात है कि राज्यों को यह आश्वासन दिया गया था कि प्रति वर्ष 14% का ग्रोथ उनको मिलेगा, यानी अगर इस साल 100 रुपया संग्रह हुआ तो अगले साल 114 रुपया होगा, फिर उसके अगले साल 114 रुपये पर 14% यह संग्रह होगा। उसमें अगर कोई कमी आएगी तो केंद्र की सरकार उसकी क्षतिपूर्ति करेगी कॉम्पनसेशन सेस के द्वारा। तो ये तो 2019-20 में भी और जीएसटी का कलेक्शन अपेक्षा से कम हुआ था और 20-21 में तो और ज्यादा कम हुआ है। और केंद्र को लोन लेकर राज्यों को 1,10,000 करोड़ अभी 20-21 में लोगों को देना पड़ा है। तो इसलिए देखिए अभी तो इनकम टैक्स हो, कॉर्पोरेट टैक्स हो, या एक्साइज ड्यूटी हो या जीएसटी हो, यानी साल भर का अगर कलेक्शन जोड़ेंगे आप तो एक लगभग 23-24% की पिछले साल की तुलना में और कम माइनस है। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 21-22 में हम 19-20 के समकक्ष पहुंचेंगे। इसलिए अगर ये कोरोना नहीं होता तो एक अलग स्थिति होती, लेकिन कोरोना के कारण जो है हर तरह का टैक्स जो है वो प्रभावित हो गया। और जो उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता इस समय लग्जरी आइटम्स नहीं खरीद रहा है, तो लग्जरी आइटम से जो टैक्स आता वो नहीं आ पा रहा है। तो उपभोक्ता तो इस समय जो आवश्यक चीजें हैं उन्हीं की खरीद कर रहा है। इसलिए और फिर दोबारा कोरोना आ गया, जो दूसरा वेव आ गया, इसका प्रभाव अगले महीने दिखाई पड़ेगा।
तो इसलिए जो टैक्स कलेक्शन है वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उन सभी में इनकम टैक्स से लेकर सबों के अंदर और पिछले साल की तुलना में और कमी आई है। इसलिए अभी तो पहला प्रयास तो ये होगा कि हम 21-22 के अंदर जो 19-20 का जितना हमारा कलेक्शन था उसके बराबर हम पहुंचे, तब जाकर हम शायद उसके आगे जा पाएंगे। जो देखिए फिर जो इस समय त्राही त्राही अभी तो थोड़ी सी हल्की सी बहुत हल्की सी राहत हुई है, जो त्राही त्राही मची हुई है पेट्रोल और डीजल के दाम पर, और जिस पे फिर फाइनली लोगों ने आपकी भी कुछ सलाह है कि क्या सरकार कर सकती है, लेकिन आपकी सलाह मुझे लगता है कि वो भी आपके मुंह से सुने ज्यादा अच्छा है, और वो भी शायद राज्य सरकारों को भी समझ में नहीं आएगी और केंद्र को भी नहीं समझ में आएगी। वर्ष 2021 में केंद्र राज्य दोनों को मिलाकर लगभग 5,50,000 करोड़ रुपया केवल पेट्रोलियम पदार्थों से प्राप्त होगा टैक्स के रूप में। अब अगर ये 28% में आया तो जैसा मैंने बताया कि करीब 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो सकता है। तो इतनी बड़ी राशि की भरपाई कहां से होगी, चाहे केंद्र हो या राज्य हो। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार निर्धारित करता है कि पेट्रोल डीजल का मूल्य क्या होगा। पिछले दिनों जो ओपेक देश हैं, जो तेल उत्पादक देश है, उन लोगों ने तेल का उत्पादन घटा दिया क्योंकि कोरोना काल में उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा था, तो उन्होंने उसका उत्पादन घटा दिया तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत बढ़ गई और कीमत बढ़कर $72-73 प्रति बैरल तक पहुंच गई, जबकि कोरोना के दौरान यह कीमत $20 से लेकर $30 तक पहुंची हुई थी। तो इसलिए भारत की सरकार को इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य वृद्धि होगी, तेल का दाम बढ़ेगा, तो भारत में भी तेल का दाम बढ़ाना पड़ेगा। और अभी आपने हाल में देखा होगा कि कुछ मामूली कमी की गई है, क्योंकि अब पेट्रोल और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $62-63 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। और भारत ने सऊदी अरेबिया को कह दिया कि कोई हमको ब्लैकमेल नहीं कर सकता है, कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, हम जहां से चाहेंगे वहां से कर देंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया या तेल के उत्पादन को घटाने के लिए तैयार नहीं था। तो दुनिया के जिस बाजार में हमको कम कीमत पर तेल मिलेगा वहां से हम लेंगे। अब अमेरिका से लेकर दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहां से तेल हम उठा रहे हैं। लेकिन और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में और गिरावट आएगी, और जब गिरावट आएगी तो तेल के दामों में भी भारत के अंदर गिरावट आएगी। और देखिए, अगर कोई राज्य ने $2 कम कर दिया, $3 कम कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कंज्यूमर को जब तक सब्सटेंशियल कम नहीं हो तब तक ₹2 की कटौती से उसके पॉकेट पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। दूसरी बात यह कि भारत सरकार में मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनको इस तो पेट्रोलियम में ये पेट्रोल में जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग है, ये अटल जी के जमाने में प्रारंभ हुई, 5% करने का निर्णय लिया गया, लेकिन वह ब्लेंडिंग का काम कुछ गति पकड़ा, लेकिन बाद में वो रुक गया और यूपी के कार्यकाल में उन्होंने उस पर कोई काम नहीं किया। और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का निर्णय लिया है। लगभग 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग ये हम पहुंच चुके हैं और 2025 तक इसको 20% पर ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यानी पेट्रोल की खपत का 20% इथेनॉल से, और इथेनॉल की जो नई पॉलिसी आई है, उस नई पॉलिसी के अंदर देश के अंदर बड़े पैमाने पर इथेनॉल का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। सरकार इंसेंटिव दे रही है, चीनी मिलों को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि चीनी मिलों का जो किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं कर पा रहे थे, तो गन्ने के रस से भी इथेनॉल का निर्माण किया जा सकता है। और मक्के से, गेहूं है, चावल है, उसका जो टूटा हुआ दाना है, ग्रेन से भी इथेनॉल का उत्पादन हो सकता है। तो इसलिए जब हम 2025 तक 20% और 2030 तक जो है इसको बढ़ाकर 30% तक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया नई बायोफ्यूल पॉलिसी में, तो आगे आने वाले दिनों में मुझे पूरा विश्वास है कि तेल की कीमतों में भी गिरावट आएगी और इथेनॉल का धीरे धीरे असर जो है आयात पर भी पड़ेगा और आयात हमारा होगा पहले की तुलना में कम होने लगेगा। लेकिन आपका जिस सुझाव को कैसे समझा गया मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन ये ध्वनि गई उससे कि अगर दाम कम करने हैं तो राज्यों को भी कम करना पड़ेगा और केंद्र को भी अपने टैक्स कम करने पड़ेंगे। तो क्या तय बात है, ऐसी स्थिति में शायद ये फिजिबल लगता है या नहीं लगता अभी? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, अगर मान लीजिए 2-4-5 रुपया कम भी हो गया
तो इससे कितना फर्क पड़ेगा। यानी जब तक अगर आज दाम अगर 90 रुपया मान लीजिए पेट्रोल का दाम है, अगर 60-70 में बिके तब तो कंज्यूमर को लगेगा कि राहत मिली। 2 रुपया 4 रुपया राज्य ने कम कर दिया, 2 रुपया केंद्र ने कम कर दिया, तो कम किया जा सकता है, लेकिन राजस्व का बहुत बड़ा नुकसान होगा, बहुत बड़ी क्षति होगी और विकास का जो कार्य है वो पूरी तरह से बाधित हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। इसलिए हमको बढ़े हुए दर पर इसलिए हमको इंतजार करना चाहिए और जिससे भी गिरावट दिखाई पड़ रही है तेल की कीमतों के अंदर, तो आगे आने वाले दिन में और गिरावट दिखाई पड़ेगी। विपक्ष के कई नेता ये ध्वनि देते हुए नजर आते हैं कि साहब पेट्रोल के दामों में और पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में गिरावट की जानी चाहिए। सरकार जो है 4 लाख करोड़ रुपया अपना खजाना भर रही है और 5 साल से भर रही है, 6 साल से भर रही है, अब तो नहीं भरे। तो इस सब की बातों का कोई मतलब बनता भी है या ये सब फालतू की बातें हैं? विपक्ष है बोलना काम, लेकिन आप ही बताइए ना, खजाना भरने का मतलब क्या है? जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI है, उसी में ना पैसा जाता है और उसी पैसे से खर्च होता है। तो अगर केंद्र की सरकार ने अगर कोरोना काल में इस देश के 80 करोड़ गरीबों को अगर 8 महीने तक मुफ्त में अनाज दिया या और गरीबों को जो मदद की, वो पैसा कहाँ से आया? आखिर इन्हीं चीजों से पैसा आता है। तो इसलिए कोई ऐसा थोड़ी कि कोई भारत सरकार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, कि टैक्स के पैसे को कहीं वो अपने घर में रख लेती है या कहीं और रख लेती है। वो सारा पैसा सार्वजनिक है और विकास के कार्यों पर ही खर्च होता है। और देखिए दुनिया के तमाम देशों के अंदर तेल की कीमतें काफी ज्यादा हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि जो तेल उत्पादक अमेरिका है वहां पर तेल की कीमत बहुत कम है, जो गल्फ कंट्रीज वहां तेल की कीमत बहुत कम है, लेकिन जो आयात करने वाले देश हैं उनकी तो मजबूरी है कि तेल की कीमतें हमेशा जो है और ऊपर की ओर रहेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कीमत घटेगी और तेल का उत्पादन बढ़ेगा, और देखिए ये भी जो तेल उत्पादक देश ये खेल खेलते रहते हैं, ये कभी उत्पादन घटा देंगे, कभी बढ़ा देंगे। अगर उत्पादन घटा दिया तो मार्केट के अंदर दाम बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये एक उन देशों की अपनी राजनीति है। उससे भारत ने अभी भी कहा कि हम किसी 1-2 देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। दुनिया के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां पर हमको अच्छा दाम मिलेगा, अच्छी डील मिलेगी, वहां से हम तेल खरीदेंगे। हम अपने विकल्प को खुला रखेंगे और फिर एक हमने ऑयल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रखा है। भारत सरकार ने एक ऑयल का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रखा है ताकि अगर कोई ऐसा संकट आ जाए तो कम से कम 40 दिन 50 दिन तेल का भंडारण करने की व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती है। और जब तेल का दाम गिरता है तो हमने क्या किया, उसी सस्ते तेल को खरीद कर हमने जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है उसमें उसको भंडारण करने का काम किया। इसलिए दुर्भाग्य है कि इस समय कोरोना है, कोरोना के अंदर बहुत सारी चीजें प्रभावित हुई हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा जनता को धैर्य रखना चाहिए। सऊदी अरब ने कहा है कि जो आपका स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उससे तेल निकालिए और खर्च कीजिए, इसमें बहुत हमें परेशान ना हो, क्योंकि आप वो उनके ऊपर दबाव ज्यादा हो रहा है, तो वो तो ये तक कह रहा है। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान आया है कि दिस इज द मोस्ट अनडिप्लोमेटिक स्टेटमेंट बाय ए मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, कि आप ये कहेंगे आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व से खर्च कीजिए, या ये कहेंगे आपने सस्ते में, एक समय में सस्ता था आज महंगा है। तो लेकिन देखिए वो सब तो बयानबाजी की बात है। जो व्यवहारिक स्थिति है वो यही स्थिति है। और चाहे यूपी की सरकार और एनडीए की सरकार, हम लोगों ने पेट्रोल डीजल को डी कंट्रोल कर दिया। यानी यूरिया अभी तक डी कंट्रोल नहीं है। जो खाद के अंदर जो फॉस्फेटिक और बाकी जो खाद है वो डी कंट्रोल है, लेकिन यूरिया नियंत्रण में है। लेकिन पेट्रोल डीजल ये जो है इसका डी कंट्रोल किया जा चुका है। और पहले कांग्रेस ने किया, फिर बीजेपी ने किया। डी कंट्रोल का मतलब है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो कीमत होगी वो निर्धारित करेगी कि देश के अंदर तेल की कीमत कब हो। इसलिए राह रख कर तेल की कीमत कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो पिछले 20-25 वर्षों से यही देखता हूँ, और जो बढ़ती है तो फिर घटती भी है। ये घटना बढ़ना उतार चढ़ाव जो एक क्रम है जो चल रहा है। एक और अजीबोगरीब बयान आया था, मुझे तो समझ में, आप समझाने की कोशिश करें ज्यादा अच्छा होगा।
कहते हैं साहब, देश में पेट्रोल आप 90 रुपए बेचते हैं, लेकिन नेपाल में जाते जाते वो वहां पर, क्योंकि यहाँ से होके जाता है और यहीं से किया जाता है, तो 50 रुपए में हो जाता है और लोग कालाबाजारी कर रहे हैं उस वजह से वहां पर। इस तरीके की बातों में कितना दम है? देखिए, नेपाल एक छोटा सा देश है और हम उनको टैक्स लगा कर तो नहीं देते हैं। हम तो जो उनको पेट्रोलियम पदार्थ है वहां पर टैक्स की दर कम है। तो ये बात है, अभी मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया था कि बिहार का जो सीमावर्ती इलाके हैं, ये जो चंपारण का इलाका है, किशनगंज का इलाका, रिया का इलाका है, उन इलाकों में या जो विराटनगर वगैरह का जो इलाका है, तो ये शिकायत मिल रही थी कि लोग और डब्बों में भरकर पेट्रोल और डीजल वहां से ले आते हैं, चूंकि दाम में 20 रुपए का अंतर है। और एसएसबी ने छापेमारी भी की, बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल को जब्त भी किया गया, क्योंकि बॉर्डर पर कोई फेंसिंग तो है नहीं, कोई भी आ जा सकता है। तो वो तो एक पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश को मदद के नाम पर, और हम जो उनको पेट्रोलियम पदार्थ जो है, तो जो हमारा, तो वो तो हम उनको बिक्री करते, यानी हम उनको टैक्स लगा कर तो उनको देती, जो बेस प्राइस हमारा है उसी प्राइस पर हम देते हैं। तो उस देश में जो कि पेट्रोल डीजल की कीमत कम है, और मैं समझता हूँ करीब 20 रुपए का अंतर है। और देखिए, नेपाल से किसी देश की तुलना नहीं की जानी चाहिए। मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। जो वहाँ के राजनीतिक हालात हैं, जो परिस्थितियां वहाँ नेपाल के अंदर बनी हुई हैं, तो इसलिए स्वाभाविक है, पड़ोसी आज हम वैक्सीन दुनिया के बाकी देशों को दे रहे हैं, तो वो हमारा दायित्व बनता है कि पड़ोसी देश है उनको हम दे। तो वहां पर जो टैक्स की दर कम होगी, इसलिए वहां पर सस्ता मिलता होगा। चलिए, खैर ये तो जीएसटी का रहा मामला। अब आपको जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल में भी कुछ हिस्से के चुनाव में मिली थी, तो आप जब 4 चुनाव हो चुके हैं, तो कैसे देखते हैं, किस हालत में देखते हैं? और आपके एक प्रिय साथी जानबूझ के शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, जो कभी पार्टनर थे, उनके नेता जो वहां पर अब ममता जी को टेक्निकली पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी अब कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब बड़ा पूजे जाते हैं, उनको लोग बहुत मानते हैं, ममता की लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। तो ये पीके जो है, प्रशांत किशोर, किसका काम कर रहे हैं? ममता दीदी का काम कर रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो भी एक बड़ा सा सवाल है। ममता दीदी का, लेकिन उन्होंने जो सच्चाई थी उसको स्वीकार किया है। और देखिए, मैं तो चुनाव की घोषणा के पहले गया था, जब रथ यात्रा चल रही थी। उस समय मैंने दौरा किया था बंगाल का, और बिहार के करीब 150 से ज्यादा कार्यकर्ता और बंगाल में अलग अलग विधानसभाओं के अंदर बैठे हुए काम कर रहे हैं। मैं लगातार उनके संपर्क में हूँ। आज भी मैंने करीब 10 लोगों से फोन करके बातचीत की। तो देखिए, वहाँ एक परिवर्तन का माहौल बना है, और किसी सरकार के लिए 10 साल कम नहीं होता है। और देखिए, ममता बनर्जी फाइटर हो सकती है, लेकिन गवर्नेंस का जहां तक सवाल है, वो गवर्नेंस उनके ब्लड में नहीं है, उनके स्वभाव में नहीं है। इसलिए बयानबाजी करना, बोलना, धरना देना, प्रदर्शन करना, ये सब उनके स्वभाव में है। तो 10 साल लोगों ने मौका दिया। और देखिए, अभी जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें बीजेपी और 18 लोकसभा की सीट जीत कर आई। 42 में से हम 18 जीते, और जो सीपीएम है वो एक सीट भी नहीं जीत पाई। कांग्रेस 2 सीट जीती और बाकी 22 सीट टीएमसी जीती। और 19 में ही चुनाव हुआ। 40% वोट शेयर जो है, कुल मतदाताओं का मतदान का 40% वोट शेयर बीजेपी को प्राप्त हुआ है। आप कह सकते हो लोकसभा चुनाव था, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन ये तो विधानसभा का चुनाव है। लेकिन देखिए, ममता दीदी ने जो मैंडेट था, उस मैंडेट को खो दिया। वो इतनी अनपॉपुलर हो गई है, और इसलिए बीजेपी आज जो लड़ाई हो रही है, वो बीजेपी और ममता बनर्जी में हो रही है, टीएमसी में हो रही है। और हम लोग को तो जो ग्राउंड से रिपोर्ट मिल रही है, मैं अखबारों की रिपोर्ट पर नहीं जा रहा हूँ, हमारे कार्यकर्ता जो लगे हैं वो प्रतिदिन जो हम लोग को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि बंगाल के अंदर बीजेपी और प्रचंड बहुमत से वहां सरकार बनाएगी। और ममता बनर्जी के अब जाने के दिन आ गए। ये हो गया, पहले कांग्रेस को लोगों ने मौका दिया, फिर सीपीएम को मौका दिया, 10 साल आपको भी मौका दिया। और किस तरह की गुंडागर्दी है। मैं तो पहले सोचता था बिहार में ही चुनाव में एक समय में लालू जी के राज में और हिंसा होती थी। एक चुनाव में मैंने देखा बिहार में 100 लोगों की और हत्या हुई है, मारे गए थे चुनाव के अंदर लोग।
और आज एक भी मृत्यु नहीं होती चुनाव के दौरान। लेकिन बंगाल के अंदर जो सीपीएम के जमाने का जो कल्चर था, वही कल्चर आज भी चल रहा है कि चुनाव में पता नहीं कितने लोग मारे गए, रोज अखबारों में छप रहा है, यहाँ हिंसा हो गई, वहां तोड़फोड़ हो गई। तो ये जो सीपीएम का जो कल्चर था, उसी को इनहेरिट किया है ममता बनर्जी ने, और उनके लोग भी वही काम करें जो लोग सीपीएम के लोग काम कर रहे थे। अगर कोई वो धमकी दे रहे हैं जाकर लोगों को, सर तुम घर से निकलोगे नहीं, अगर निकलोगे तो तुमको परेशानी हो जाएगी, वोट देने मत जाना। लेकिन अब वो जमाना बदल गया, स्थिति बदल गई, लोग खुलकर बीजेपी के साथ आ रहे हैं, खास करके महिलाएं बड़ी संख्या में आ रही हैं। तो इसलिए जो मुझे या हम लोगों को जो ग्राउंड की रिपोर्ट है, तो हम लोग के मन में तो कोई संशय नहीं है। और प्रशांत किशोर ने जो कहा है वो जो सही स्थिति है, सारी बात करने की बीजेपी 100 पार नहीं करेगा। वही कह रहे हैं कि एससी का वोट बीजेपी को जा रहा है, मटवा वोट, राजवंशी का वोट बीजेपी को जा रहा है, हिंदू का बहुसंख्यक वोट बीजेपी को जा रहा है। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय हैं। तो सारी बात तो कर रहे हैं और फिर अंत में चुनौती दे रहे हैं कि हम बीजेपी 100 का आंकड़ा पार नहीं करेगी। तो 3 एमएलए बीजेपी के आज हैं विधानसभा में। तो त्रिपुरा के समान अगर हम अपनी सरकार बना ले तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और जब अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के समय ऐलान किया था कि हम 23 सीटें जीतेंगे बंगाल में, तो किसी भी मीडिया ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, इसको स्वीकार नहीं किया था। और अंत में 18 सीटें जीत गए हम, और कुछ सीटें बहुत कम वोटों से हारे हैं। तो इसीलिए आसाम के अंदर बीजेपी दोबारा लौट कर आएगी, बंगाल में हम सरकार बनाएंगे, पांडिचेरी में हमारी सरकार बनेगी अन्ना डीएमके के साथ, केरल के अंदर बीजेपी का खाता खुलेगा, हम 5-7 सीटें 10 सीटें भी जीत सकते हैं जो लोग वहां से आए हैं। तो अच्छी स्थिति वहां बीजेपी की है। लेकिन हम कोई सरकार बनाने का मैं दावा नहीं करूंगा, लेकिन केरल के अंदर भी बीजेपी ने और अच्छा डेंट जो है किया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय दिया और खास तौर से जीएसटी को समझाने में बहुत हमें गंभीरता से और पूरे विवरण के साथ समझाया। बहुत बहुत आभार नवोदय टाइम्स पंजाब की से बातचीत करने के लिए।